नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चौधरी सक्सेस प्लस स्कैम प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द हिस्ट्री ऑफ द प्री कोलंबियन सिविलाइजेशंस इन अमेरिकाज। अमेरिका में क्रिस्टोफर कोलंबस की यात्रा से पहले जो सभ्यताएं यहाँ पे रह रही थी या कभी रही थी, उनके इतिहास की हम यहाँ पे बात करेंगे। ये प्राचीन अमेरिका के इतिहास की हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, जब मैं यहाँ पे अमेरिका की बात कर रहा हूं तो अमेरिका देश की बात नहीं कर रहा हूं जिसको हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, बल्कि मैं अमेरिकी कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहा हूं। 7 कॉन्टिनेंट्स में से 2 कॉन्टिनेंट्स का नाम अमेरिका से जुड़ा हुआ है। एक है नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट, एक है साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट। और इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को जो क्षेत्र जोड़ता है उसको हम मीजो अमेरिका कह देते हैं। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और मीजो अमेरिका के अंदर पनपे उन सिविलाइजेशंस की जो क्रिस्टोफर कोलंबस से पहले यहाँ पे थे या इनसे पहले उनका डिक्लाइन हो चुका था। अमेरिका के अंदर दोनों महाद्वीपों के अंदर होमो सेपियंस की एंट्री से हम इतिहास को शुरू करेंगे और कोलंबस जब यहाँ पे 1492 में पहुंचा, वहां तक यहाँ पे स्थिति कैसी थी उसको हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप जानते होंगे कि यूरोप के अंदर जो 14th और 15th सेंचुरी थी, उसमें एज ऑफ एक्सप्लोरेशन का एक दौर आया था, जिसमें यूरोप के अंदर मेनली स्पेन और पोर्टुगल 2 देश जो हैं उनके अंदर कई जहाजी बेड़े निकले और उन्होंने कई सारे समुद्री रास्तों की खोज करी। उसमें वास्को डी गामा भी भारत आया था 1498 में। आप जानते हैं वो पुर्तगाल से आया और ये क्रिस्टोफर कोलंबस जो है ये स्पेन से एक समुद्री रास्ते की खोज के लिए निकला और इसको भी भारत ही आना था, लेकिन ये भारत ना पहुंच के अटलांटिक ओशन से पहुंचता पहुंचता यहाँ पे मीजो अमेरिका में पहुंच गया 1492 में। 1492 में जब यहाँ पे पहुंचा तो इसने देखा कि अटलांटिक ओशन के इस तरफ भी एक जमीन है और बहुत सारे लोग यहाँ पे रह रहे हैं। इससे पहले दुनिया को पता ही नहीं था कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका नाम की कोई जगह है और यहाँ पे लोग रह रहे हैं और कई सभ्यताएं यहाँ पे काफी डेवलप्ड स्टेट में रह रही हैं। तो उसके बाद दुनिया को पता चला और इस जगह को न्यू वर्ल्ड नाम दे दिया कि एक नई दुनिया का यहाँ पे खोज हुई है। इसीलिए कोलंबस को कह देते हैं ना कई बार कि अमेरिका की खोज उसने करी थी। अमेरिका जमीन की कोई खोज थोड़ी करी, उसने एक नया रास्ता खोजा था अमेरिका पहुंचने के लिए, जो कि अटलांटिक ओशन के रास्ते हुए पहुंचता था। उसके बाद कोलंबस के बाद और यूरोपियंस भी आए और वो यहाँ पे आके देखने लग गए, एक्सप्लोर करने लग गए। पहले तो व्यापार के दृष्टिकोण से आए थे, फिर उन्होंने यहाँ पे लोगों को युद्धों में हराया, इनको इंस्लेव किया, इनको बंधक बना लिया और इन्हीं की सभ्यताओं को इन्होंने झंझोर के रख दिया। साथ में वो कई सारी डिजीज भी लेके आए, जिसकी वजह से यहाँ पे कई सारी सभ्यताएं जो है वो खत्म हो गई। और उस दौर में आप देखेंगे कि स्पेन सबसे पहले आया था, तो स्पेन ने सबसे पहले अपनी कॉलोनीज यहाँ पे स्टैब्लिश करी। तो साउथ अमेरिका, मीजो अमेरिका में इन्होंने अपनी कॉलोनीज स्टैब्लिश कर ली। उसके बाद पुर्तगाली भी आए, उन्होंने भी अपनी कॉलोनीज बना ली। उसके बाद रशियन, डच और आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने भी अपनी कॉलोनी बना ली। तो इस नॉर्थ और साउथ अमेरिकी महाद्वीप के ऊपर कई सारे यूरोपियंस ने अपनी कॉलोनीज को स्टैब्लिश कर लिया था। आज अमेरिका आपको अलग स्वरूप में देखता है। यहाँ पे ज्यादातर देश जो हैं वो सारे देश ही लगभग जो हैं यूरोप के देशों से आजाद हो चुके हैं, लेकिन ये टाइम बहुत लेट हुआ। उससे पहले क्या हो रहा था? ऐसा तो है नहीं कि 15वीं शताब्दी से पहले इस जमीन पे कोई रह ही नहीं रहा था, इस जमीन पे कुछ था ही नहीं, पहले भी था। अगर आप एंशिएंट वर्ल्ड की बात करें तो प्राचीन काल जब हमारे यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी और चाइना के अंदर ये शांग सिविलाइजेशन था, हुआंगसो रिवर के किनारे, मेसोपोटामिया दुनिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन जिसको माना जाता है। उसके अलावा नाइल रिवर के किनारे जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन था, इनको 4 मेजर सिविलाइजेशन कहा जाता था। ये दुनिया को पता था कि ये सिविलाइजेशंस है, इनके आपस में कईयों के तो रिलेशंस भी थे, कई के ट्रेड रिलेशंस भी थे, लेकिन ये जो सिविलाइजेशंस थे इनसे दुनिया अनअवेयर थी, पता नहीं था कि यहाँ पे कोई सिविलाइजेशंस रह रहे हैं। मिजो अमेरिका में जैसे मायन सिविलाइजेशंस, इसका मैं पूरा डिटेल इतिहास बता चुका हूँ। इसका कैलेंडर बहुत फेमस था, आपको पता होगा कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। वो मायन सिविलाइजेशन का कैलेंडर। एज़टेक सिविलाइजेशन, इसकी मैं माइथोलॉजी आपको कवर करा चुका हूँ। एंडीज सिविलाइजेशन, जो एंडीज माउंटेन रेंज जो दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, 8900 किलोमीटर लंबी माउंटेन रेंज जो है, इसके किनारे भी कई सिविलाइजेशंस थे, जिसमें से एक फेमस सिविलाइजेशन था इनका एम्पायर। तो इस तरीके के जो सिविलाइजेशंस थे दुनिया में पहले से थे। तो उस दौर में अमेरिका में ये सभ्यताएं किस तरह से रह रही थी, इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, इनकी सोसाइटी कैसी थी, इनकी जियोग्राफी कैसी थी, उनके बाद इनका डिक्लाइन कब हुआ, कौन से दौर में ये रहे, उन सभी चीजों के हम बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको और क्लियर कर देता हूं।
ध्यान रखिएगा, ये पुराने जो साम्राज्य हैं उनमें कईयों के मैंने इतिहास आपको बताए हैं। एंशिएंट ग्रीस हो, चाहे एंशिएंट रोम हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, और अफ्रीकन सिविलाइजेशंस की अभी हमने बात की नहीं है, लेकिन इनकी बात करेंगे। माया सभ्यता की हम बात कर चुके हैं। अब मैं जब यहाँ पे बात करूंगा आपसे नॉर्थ और साउथ अमेरिकी महाद्वीप की, तो मैं इन सिविलाइजेशंस का ओवरव्यू दूंगा आपको, क्योंकि हर एक सभ्यता को मैं डिटेल में पढ़ाने लग गया तो हर एक सभ्यता पे आपको आधा आधा घंटा लग जाएगा। मैं इनका ओवरव्यू दूंगा कि एज़टेक लोग कहाँ पे रहते थे, किस तरीके के लोग थे, इनको किस चीज के लिए जाना जाता है, मायन सिविलाइजेशन के लोग किस तरह से रहते थे, कब इनका राइज हुआ, कैसे डिक्लाइन हुआ, इनका सिविलाइजेशन कैसे था, और इस तरीके की दर्जनों सिविलाइजेशन है उनकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ओवरव्यू हम देखने वाले हैं कि कैसे एंशिएंट अमेरिकी सिविलाइजेशन से लेके और ये जो कोलंबस का जो पीरियड है ये आया, उसकी हम बात करेंगे। और मैं इंडिविजुअली हर एक सिविलाइजेशन को आपको आने वाले समय में उनके लिए वीडियो लेके आऊंगा, तो आप उसको इंडिविजुअली पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं कि अमेरिका के अंदर जो है जो होमोसेपियंस हैं वो कब आए और कैसे कैसे यहाँ पे जो है सिविलाइजेशंस का राइज होना शुरू हुआ। तो प्री कोलंबियन पीरियड कैसे शुरू हुआ, इसका नाम प्री कोलंबियन यानी कोलंबस से पहले, कोलंबस की यात्रा से पहले जो यहाँ पे सिविलाइजेशंस थे उनको कहते हैं प्री कोलंबियन। और वो लोग जो यहाँ पे रह रहे थे उनको अमेरिका के ओरिजिनल्स कहते हैं, उनको नेटिव कहते हैं। कई बार उनको रेड इंडियन कहा जाता है, लेकिन रेड इंडियन तो एक ही क्षेत्र का बात हो गई। पूरे ओवर द जगहों पे जो जो लोग रहते थे उन सभी के अलग अलग सिविलाइजेशंस थे, और बहुत सारे उनमें कल्चरली डिफरेंसेस थे, उनमें लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस थे, उनमें धार्मिक वो थे डिफरेंसेस थे, बहुत सब कुछ उनमें डिफरेंसेस थे। तो उनकी हम बात करेंगे। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जब 1492 में अमेरिका में पहुंचता है तो उसको दिखता है, और वो भी मिजो अमेरिका में पहुंचता है, कि वहां पे लोग रह रहे हैं, अलग अलग तरीके के कल्चर को वो फॉलो कर रहे हैं, उनका एक पॉलिटिकल सिस्टम है। फिर वो वापस स्पेन गया, उसने जाके लोगों को बताया कि ऐसा है, फिर उसने यात्रा करी। उस तरह से उसने 3-4 यात्राएं करी थी, और उसके बाद उसके और लोग आने लग गए, और स्पेनिश लोगों ने आके यहाँ पे देखा कि हमें यहाँ पे सेटलमेंट करना है। पहले वो व्यापार के दृष्टिकोण से आए थे, फिर धीरे धीरे इन लोगों को ही उन्होंने एक तरह से दबाना शुरू कर दिया, पुश बैक करना शुरू कर दिया, और इनकी जमीन को इनसे छीन लिया और डिस्प्लेस कर दिया इनको। ये सब चीजें यहाँ पे हो रही थी। तो ये जो चीज है, जो यहाँ पे इंडिजीनियस सिस्टम थे, इंडिजीनियस कल्चर थे, वो अब तो बहुत ही ना के बराबर बचे हैं, गायब से हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, क्योंकि यूरोपियंस ने यहाँ पे एक लंबे अरसे तक, लगभग 300-400 सालों तक अपना शासन चलाया है और इस क्षेत्र को अपना कॉलोनी बना के रखा है। फिर यहाँ पे क्रिश्चियनाइजेशन भी हो गया, कि यहाँ पे ज्यादातर जो है क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, और इन लोगों के कल्चर जो है वो यहाँ से गायब से हो गए, और वो इन यूरोपियंस के साथ ही मिक्स हो गए ज्यादातर लोग। तो इन कल्चर्स को हम जब देखते हैं पुराने समय में जाके, तो बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें सिविलाइजेशंस की, सारे सिविलाइजेशन ऐसे नहीं है कि यूरोपियंस ने ही उनको हटाया, डिस्प्लेस किया, उनको मारा और उनको पनिश करके, जेनोसाइड करके उनको खत्म किया। कुछ सिविलाइजेशंस को यूरोपियंस ने यहाँ पे जेनोसाइड करके, उनको मार के, उनको दबा के, उनको कन्वर्ट करके भी खत्म किया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सिविलाइजेशंस थे जो पहले ही खत्म हो गए, और उनकी भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये जो सिविलाइजेशंस थे, यहाँ पे सेटलमेंट्स थे, कई बड़ी शहर भी थे, कई यहाँ पे एग्रीकल्चर का एक अलग सिस्टम था, अलग तरीके की सिविक सोसाइटी थी, बड़े बड़े मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चर यहाँ पे दिखेंगे, बड़े बड़े आपको पिरामिड यहाँ पे दिखेंगे। तो पिरामिड आपको यहाँ पे इन मेजो अमेरिकी सिविलाइजेशंस में भी दिखेंगे, इजिप्शियन सिविलाइजेशंस में भी दिखेंगे। दोनों के पिरामिड्स की अपनी अपनी विशेषताएं थी, उसकी हम कभी और बात करेंगे, लेकिन बड़े बड़े मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चर यहाँ पे मिलेंगे। और सोसाइटी भी यहाँ पे अलग तरीके का सोसाइटी का कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। उसकी हम, जैसे हमने एज़टेक एम्पायर का जो रिलीजन था उसकी बात करी थी, तो मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि किस तरीके की सोसाइटी थी इनकी। मायन सिविलाइजेशन की माइथोलॉजी में भी मैंने आपको बताया था। तो ये सब चीजें यहाँ पे चल रही थी, और यूरोपियन कॉलोनीज ने जब यहाँ पे सेटलमेंट करना शुरू किया, और परमानेंट सेटलमेंट उन्होंने करना शुरू किया 16-17 सेंचुरी में, कि यहीं से यूरोपियन जाके यहीं पे सेटल होने लग गए, और इस क्षेत्र को उन्होंने अपनी कॉलोनी के तौर पे वो कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। तो उसके बाद हमने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखे, इन्वेस्टिगेशंस हुई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 19th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में। तो हमें पता चला कि यहाँ पे तो पहले के समय पे बहुत लंबे समय से सभ्यताएं रह रही थी, बस दुनिया को इनका पता नहीं था, क्योंकि दुनिया से वो एक बहुत अलग कटा हुआ क्षेत्र था। अटलांटिक ओशन और दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन से वो बहुत ज्यादा अलग हो रखा था। तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये है ना कहीं लैंड से जुड़े हुए क्षेत्र थे, और ये जो क्षेत्र था ये कभी भी किसी से जुड़ा हुआ नहीं था, तो इसलिए लोगों को पता नहीं था। तो यहाँ पे कई सभ्यताएं आपको देखने को मिलती हैं। अब बात आती है कि इनकी जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है, इस क्षेत्र को क्या क्या नाम दिया गया। देखिए, एक तो इसको हिस्पैनिक अमेरिका कहा जाता है। हिस्पैनिक अमेरिका यानी कि
स्पेन से पहले का अमेरिका, एक प्री कोलंबियन नाम तो इसका है ही। उसके अलावा इसको ब्राजील के अंदर प्री कैरेबियन शब्द भी इसको कहा जाता है। प्री कैरेबियन मतलब एक कैरेबियल नाम का एक व्यक्ति और आया था, वो पुर्तगाल से आया था, तो उससे पहले का जो नाम है वो इसको प्री कैब्रालिन एरा भी कह दिया जाता है। अब हम फाइनली बात करते हैं कि अमेरिका के अंदर, अमेरिकी महाद्वीपों के अंदर होमोसेपियंस कब पहुंचे। अब आपको पता होगा जो आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी है, आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी जिसमें यह कहा जाता है कि ह्यूमन बीइंग जो होमोसेपियंस है उनका राइज यहाँ पे हुआ, यहाँ पे राइज हुआ, और उसके बाद यहाँ से उनका डेवलपमेंट इवोल्यूशन होने के बाद वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आने वाले कई हजारों सालों में दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गए। तो ये जो है यहाँ से ये चलते चलते देखिए यहाँ पे पहुंच गए, 70,000 साल के आसपास भारत में पहुंचे, उसके बाद ये चाइना में पहुंचे, उसके बाद लगभग 15 से 20,000 साल पहले ऐसा माना जाता है कि ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप तक पहुंच चुके थे। इनको कहा जाता है पैलियो इंडियंस, जो सबसे पहले यहाँ पे पहुंचे उनको पैलियो इंडियंस कहा जाता है, पैलियो इंडियंस। ये पैलियो इंडियंस जब यहाँ पे पहुंचे उसके बाद जो यहाँ पे सभ्यताएं पैदा हुई, शुरुआत में तो आदि मानव ही था, और आदि मानव जो है उसका तौर तरीका अलग था, वो सिविलाइज तरीके से नहीं रहता था। उसके बाद वो ग्रुप में रहने लग गया, ट्राइबल हो गया, पहले नोमैडिक था बहुत ज्यादा उनकी ट्राइबल्स भी, और उसके बाद वो सेटल होने लग गए, तो उसके बाद यहाँ पे सभ्यताएं जो है उनका जन्म होने लग गया। तो ये सभ्यताएं यहाँ पे बाद में जन्म हुई, लेकिन जब होमोसेपियन जो है वो 15 से 20,000 साल पहले जब यहाँ पे पहुंच चुका था, उसके बाद वो पहले नॉर्थ अमेरिका में पहुंचा, फिर इस रास्ते होते हुए धीरे धीरे करके वो साउथ अमेरिका में भी पहुंच गया। तो ये एक थ्योरी है, कॉमनली इसको ज्यादा माना जाता है। और आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी के तहत ही और भी महाद्वीपों में कब कब कौन कब पहुंचा उसकी हम बात करेंगे। किसी दिन हम ऑस्ट्रेलिया की भी बात करेंगे, उनके नेटिव्स की भी बात करेंगे, कैसे वहां पे यूरोपियंस पहुंचे उसकी भी बात करेंगे, है ना। तो ये पैलियो इंडियंस जो हैं तकरीबन यहाँ पे 15,000 साल पहले, कई जगह लिखा जाता है कि 17,000 साल पहले अलास्का में पहुंच चुके थे। वो अलास्का जो एक समय पे कि भी यहाँ पे रशिया के द्वारा रूल किया जाता था, याद है आपको, रशिया भी यहाँ पे पहुंच चुका था ना, रशिया भी यहाँ पे पहुंच चुका था। मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था, जब रशिया की कॉलोनीज के तौर पे देखा जाए तो सिर्फ ये वाला जो क्षेत्र है रशिया के पास था, अलास्का। इसको भी अमेरिका ने परचेज कर लिया था रशियन एम्पायर से पुराने समय पे, 19th सेंचुरी के अंदर 1861 में तकरीबन इसको खरीदा था। तो ये जो अलास्का वाला क्षेत्र है, इस अलास्का में सबसे पहले पैलियो इंडियंस पहुंचे, इनका माइग्रेशन यहाँ पे हुआ। और बेरिंग जो रूट है, बेरिंग सी आप जानते होंगे, बेरिंग सी जो यहाँ पे अलास्का और रशिया के बीच में इस क्षेत्र में है, यहाँ पे ये लोग इस रास्ते से पहुंचते हुए तकरीबन 17,000 साल पहले ईस्टर्न साइबेरिया से अलास्का की तरफ गए, बेरिंग स्ट्रेट से के रास्ते होते हुए। ये वो पहला पीरियड था जब अमेरिका के अंदर, अमेरिकी महाद्वीप के अंदर होमोसेपियंस की एंट्री होती है। और आप एक और मैप देख लीजिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि अमेरिका के अंदर इस रास्ते से बेरिंग स्ट्रेट के रास्ते होते हुए अलास्का में ये जो है पैलियो इंडियंस या फिर जो होमोसेपियंस है उनकी एंट्री होती है। इनका डीएनए जब देखते हैं, जो एम्प्टी डीएनए जो है उसको देखते हैं, तो कई सारी यहाँ पे थ्योरीज है। देखिए जैसे हमारे भी आर्यन माइग्रेशन थ्योरी और आउट ऑफ इंडिया थ्योरी है ना, कि भारत में अलग अलग हैबिटेंट्स कब आए, किसकी कब एंट्री हुई, कौन कौन कब आया, तो उसकी जब बात होती है उसी तरीके से अमेरिका के अंदर भी कुछ डिस्प्यूट्स हैं, कुछ अलग अलग थ्योरीज हैं। उसमें हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे कि कौन कौन कहाँ से आया। तो इसमें कुछ अलग अलग थ्योरीज हैं जो ये थ्योरी प्रपोज करती है कि ये लोग जो है वो एशिया के रास्ते होते हुए ही अमेरिका में पहुंचे हैं। अब देखिए अमेरिका पहुंचने का एक रास्ता तो होमोसेपियंस के लिए इधर से, धरती के दूसरी तरफ से इधर से आने का था, और दूसरा ये एशिया के रास्ते पहुंच सकते थे। तो यही थ्योरी को एक्सेप्ट किया जाता है कि एशिया के रास्ते, एशिया के रूट होते हुए ये अमेरिकी महाद्वीप में पहुंचे हैं। ठीक है, तो कई लोग कंफ्यूज मत हो जाइए, धरती आप जानते हैं ना कि यहाँ पे अंडाकार है, तो ये वाला जो क्षेत्र है इधर से घूम के आ जाओ चाहे इधर से आ जाओ, अमेरिका तो दोनों तरफ से ही पहुंचेंगे आप अमेरिका को ज्यादातर मैप में इधर देखते हो तो आप सोचेंगे कि इधर कैसे आ गया, तो अब जब घूम के आओगे तो इधर तो पहुंचोगे ही ना। तो इस रास्ते से नहीं गए, वो वेस्ट की तरफ से नहीं गए हैं, वो ईस्ट की तरफ से गए हैं जो अमेरिका पहुंचे 15,000 साल पहले। वो थ्योरी जो है उसको ज्यादा माना जाता है कि एशिया के रास्ते होते हुए अमेरिका पहुंचे हैं। तो इनके जो पूर्वज हैं, जो अमेरिका के जो पूर्वज हैं, ओरिजिनल अमेरिकन्स के जो पूर्वज हैं वो तो एशिया से ही आए ना, तो एशियंस जो हैं वो माने जाते हैं कि वो इनके ओरिजिनल पूर्वज हैं, वो इनके नेटिव्स हैं। ठीक है, उसके बाद जो पुराना समय था अमेरिका के अंदर भी बहुत ज्यादा बर्फ थी, आइस एज जो थी अमेरिका की, तो मौसम ऐसा नहीं था कि यहाँ पे लोग रह सके और
एक सही तरीके से जीवन यापन कर सकें। हैबिटेंट नहीं था, वो रहने लायक जगह नहीं थी। लेकिन आने वाले समय में ओवर द कोर्स ऑफ मिलेनिया, हजारों सालों का समय जब बीता, तो उसके बाद जो है ये पैलियो इंडियंस रहने लायक मौसम होने के बाद नॉर्थ और साउथ अमेरिका में इनका स्प्रेड हो गया, सब जगह ये रहने लग गए। तो उसके बाद जो पहला अर्लीस्ट जो सिविलाइजेशन था, सिविलाइजेशन तो नहीं, ये जो कल्चर था, जो लोग यहाँ पे रह रहे थे अलग अलग ट्राइब्स में, अलग अलग तरीके से रह रहे थे, जो पैलियो इंडियंस रह रहे थे, उसको कहा जाता है क्लोविस कल्चर। ये क्लोविस कल्चर जो है अमेरिका का पहला कल्चर था, जब अमेरिका के अंदर ये लोग पहुंचे थे, ये होमोसेपियंस पहुंचे थे। और ये तकरीबन 13,000 साल पहले की बात है कि क्लोविस कल्चर यहाँ पे शुरू हो गया था। उसके बाद कई जगहों पे ये भी कह दिया जाता है कि नहीं 15,000 17,000 नहीं 20,000 साल पहले ही यहाँ पे क्लोविस कल्चर की शुरुआत हो चुकी थी और 20,000 साल पहले ही यहाँ पे जो है होमोसेपियंस पहुंच चुके थे। लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट डेट जो है ये 15,000 से 13,000 वाली मानी जाती है। तो अलग अलग चीजों पे आप देख सकते हैं, पुराने समय पे जब ये पहुंचे थे तो ये हंटर गैदरर थे, ये यहाँ पे जाके शिकार करने के लिए जाते थे। मेनली ये जो रशिया के रास्ते होते हुए, एशिया के रास्ते होते हुए शिकार करने के लिए अमेरिका पहुंचते थे और फिर धीरे धीरे यहाँ पे रहने लग गए। क्योंकि उस समय तो आदमी जो है वो हंटर गैदरर ही था ना, आदि मानव तो इस तरह से ही था। उसके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, ज्यादा चीजों का उसको विकास नहीं हुआ था, मानसिक विकास भी नहीं हुआ था, साइंस का विकास भी नहीं हुआ था, खेती भी बहुत ज्यादा होने नहीं, खेती वगैरह भी इतनी नहीं हुई थी, शुरू नहीं हुई थी। तो ये लोग जो हैं वो शिकार पे ज्यादा डिपेंड रहते थे और उसी पे अपना जीवन यापन करते थे और ज्यादा घुमक्कड़ प्रजातियां थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके ये लोग ट्राइब्स में रहने लग गए, एकजुट रहने लग गए और फिर उनके सेटलमेंट होने लगे और फिर सभ्यताएं बनी। अब सभ्यताओं की बात करें, पहले हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी सभ्यताएं पैदा हुई और किस तरह से उनका आगे चल के डेवलपमेंट हुआ और फिर डिक्लाइन हुआ। तो नॉर्थ अमेरिका में ही सबसे पहले पहुंचा था होमोसेपियन। और नॉर्थ अमेरिका में उस समय क्लाइमेट जो है शुरुआती समय में अगर बात करें तो काफी अनस्टेबल था और वो आइस एज का पीरियड था। अगर हम 8500 बीसी से पहले के समय पे बात करें, मतलब आज से तकरीबन 10,500 साल पहले की अगर बात करें हम तकरीबन, तो 8500 बीसी में आइस एज थी और इसको लिथिक एज भी कहा जाता है। लिथिक एज भी इसको कहा जाता है। आइस बहुत ज्यादा थी, लिथिक एज स्टोन एज जिसको कहा जाता है, जिस समय स्टोन के ही सारे इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करते थे लोग, सारे जो टूल्स थे वो स्टोन से बने हुआ करते थे। आदि मानव का जो दौर था उसकी हम बात करें तो उस दौर में अमेरिका का जो इन्वायरमेंट था, क्लाइमेट था, वो काफी अनस्टेबल था, रहने के लिए इतना अप्रोप्रिएट नहीं था। लेकिन आने वाले समय में तकरीबन और आने वाले समय में ये जो है स्टेबलाइज हुआ। 10,000 साल लगे इसको स्टेबलाइज होने में। 10,000 सालों में अब ये 8500 बीसी से पहले के समय को लिथिक एज कहा जाता है, उसका पहले का कोई दौर नहीं है। मतलब अनंत काल से जो चल रहा था उसको हम आइस एज कहेंगे क्योंकि वो चलता आ रहा था। अब 10,000 सालों का समय लगा इसको स्टेबलाइज होने में और स्टेबलाइज होने के बाद जब क्लाइमेट कंडीशंस रहने लायक हुई, हैबिटेंट लायक हुई कि यहाँ पे इंसान जो है वो सर्वाइव कर सकता है, तब यहाँ पे जो है ये धीरे धीरे करके लोग जो है वो स्प्रेड होने लग गए। तो 8,000 से 10,000 बीसी के आसपास जो है ये जो पीरियड है इसको आर्काइक पीरियड जो है उसकी शुरुआत होती है। कई सारे पीरियड्स आएंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। समय को देखना इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आप इसको रट के बैठ जाएं कि वो मैं भूल गया, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो गई, कोई बात नहीं है। तो उस समय आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस हमें मिलते हैं उससे हमें पता चलता है कि ये 8,000 से 10,000 बीसी के अराउंड यहाँ पे कुछ कुछ जो ऐसी चीजें मिलती हैं जो आदि मानव जिस तरीके के टूल्स का इस्तेमाल करता था, क्योंकि आदि मानव भी हंटर गैदरर था तो वो कुछ टूल्स का इस्तेमाल करता ही था हंटिंग करने के लिए या अपना खाना करने के लिए या कुछ भी तरीके से जो भी चीजें वो करता था, जिस तरीके की एक्टिविटी, लिमिटेड एक्टिविटी होती थी, लेकिन वो लिमिटेड एक्टिविटीज भी जिन टूल्स के माध्यम से करता था वो पत्थर के होते थे, इसीलिए इसको लिथिक एज कहा जाता है। तो लिथिक एज के दौरान यहाँ पे जब क्लाइमेट जो है धीरे धीरे जब नॉर्मल हुआ तो उसके बाद ये अमेरिका के सभी क्षेत्रों के अंदर पैलियो इंडियंस जो हैं, स्पेशली मैं नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा हूँ अभी, यहाँ पे स्प्रेड होने शुरू हो गए। और क्योंकि उस समय आदि मानव जो है वो उसका मेंटली वो धीरे धीरे करके ग्रो हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था, तो वो जहां जहां पे गया धीरे धीरे करके ये अपना पीछे का जो चीजें हैं वो भूलता चला गया, पीछे की जो चीजें हैं उनसे वो काफी अलग हो गया, डाइवर्सिफाई हो गया। और यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में आपको कल्चरली ट्राइब जो है वो अलग अलग ट्राइब्स दिखेंगी। जहां पे गया, जिस तरीके के माहौल में रहा, जिस तरीके से उसने अपना डेवलपमेंट किया, उस तरह से ही उसने अपना कल्चर डेवलप कर लिया और कल्चर डेवलप करने की वजह से पीछे वाले लोग जो है वो अलग हो गए। आगे जो अलग अलग दिशाओं में जो जो लोग स्प्रेड हुए उनमें काफी डिफरेंस भी आपको देखने को मिलता है। ज्यादातर ये हंटर गैदरर थे, बहुत सारे इनके टूल्स देखने को मिलते हैं, तो वो टूल्स जो हैं वो सारे लगभग स्टोन से बने हुए थे। अभी यहाँ पे
जो है ब्रॉन्ज एज नहीं आई थी, स्टोन जो है आयरन एज नहीं आई थी, वो तो आगे चल के काफी लेट आती है। अब अमेरिका महाद्वीप काफी बड़ा था, यहाँ पे अलग तरीके के क्लाइमेट थे, अलग तरीके का वेजिटेशन था, अलग तरीके का फ्यूरा फ्यूना था। तो ये लोग जो हैं वो अलग अलग दिशाओं में गए और उस दिशा के हिसाब से, उस जगह के हिसाब से इन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया, उस मौसम के हिसाब से अपने आप को ढाला, और जिस तरीके से लोग जिस तरह से रहने लगे तो इनमें कई सारी अलग अलग भाषाएं डेवलप हुई, कई तरीके के कल्चर डेवलप हुए। तो अलग अलग तरीके से रहते थे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो अमेरिका के अंदर लोग पहुंचे वो सभी एक तरीके के थे, उसमें बहुत ज्यादा कल्चरली डिफरेंसेस थे। उसके बाद धीरे धीरे करके आने वाले समय में जो है पैलियो इंडियंस जो है वो डोमेस्टिकेशंस करने लग गए। उन्होंने मवेशी पालने शुरू कर दिए, वो खुद रहने लग गए तरीके से, वो कबीलों में रहने लग गए, अंदर रहने लग गए, जंगलों में नहीं रहना शुरू करा, उन्होंने खुद अपने घर बना के रहने शुरू कर दिए। जो भी कच्चे घर जो बनते थे, जिस तरीके से वो पेड़ पत्तों से पौधों से बनाते थे, उस तरह से वो रहने लग गए। अब जो है चीजें जो है जो आज की सोसाइटी है उससे तो आप कंपेयर मत ही कीजिए, लेकिन उस दौर में जिस तरह से सोसाइटी का राइज हुआ वो भी काफी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी थी। उसमें भी रूल रेगुलेशंस, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स जो चीजें होती थी वो तकरीबन 7 से 8 हजार साल पहले यहाँ पे देखने को आपको मिलती हैं। तो सोसाइटी की बात करें तो वो मिडल आर्काइक पीरियड में आपको दिखने को मिलती है। आर्काइक पीरियड जो 10,000 से 8,000 साल के पहले की बात जो हम कर रहे हैं उसमें हम बात कर रहे हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि 6500 बीसी के अराउंड लोअर मिसिसिपी वैली जो है, मिसिसिपी रिवर अमेरिका के अंदर से जाती है, आप जानते हैं। तो इस मिसिसिपी रिवर के आसपास कई सारे कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलते हैं, कई माउंट्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि रिलीजियस पर्पस के लिए इस्तेमाल किए गए होंगे, इस ऐसा अंदाजा है। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि सोसाइटी जो है वो और एक स्टेप आगे डेवलप हो चुकी थी। जब रिलीजन का यहाँ पे राइज हो चुका है, रिलीजियस एस्पेक्ट वो देखने लगे हैं, तो उनका एक और डेवलपमेंट हो चुका है और वो आदि मानव से धीरे धीरे एक सिविलाइज्ड की तरफ जा रहे हैं, सिविलाइज्ड सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं। आज के समाज से कंपेयर ना करते हुए उस दौर की जो सोसाइटीज थी उसमें वो डेवलप होने लग गए थे। माउंट बिल्डिंग जो है वो काफी पॉपुलर था इस एरिया में। यहाँ के जो कल्चर्स थे वो कई तरीके के माउंट्स यहाँ पे बनाते थे, बड़े बड़े माउंट्स उनके देखने को मिलते हैं। स्पेशली मिसिसिपी और ओहियो रिवर के आसपास की वैली में, नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये कई सारे माउंट्स आपको देखने को मिलते हैं और उनकी अलग अलग तरीके की शेप्स भी आपको देखने को मिलती है। अब वुडलैंड पीरियड आता है और ये वुडलैंड पीरियड तकरीबन माना जाता है 1000 बीसी से लेके फर्स्ट मिलेनिया बीसी से लेके फर्स्ट मिलेनिया एडी के बीच का। 1000 बीसी पहले और 1000 एडी आगे तक का, ये 2000 साल का जो पीरियड है नॉर्थ अमेरिका में प्री कोलंबियन पीरियड में, उसको कहा जाता है वुडलैंड पीरियड। अब इस वुडलैंड पीरियड का जो नाम है वो 1930 में तकरीबन इसको कॉइन किया गया था, और क्योंकि ये जो क्षेत्र है इसको कॉइन किया गया था आर्किक पीरियड के बाद, और जो मिसिसिपियन कल्चर जो है इसकी जो साइट्स थी उनके लिए वुडलैंड पीरियड का नाम कॉइन किया गया था कि वुडलैंड पीरियड 1000 बीसी से लेके 1000 एडी तक का पीरियड माना जाएगा। ठीक है, इस दौर में कुछ कल्चर्स का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। एक था एडिना कल्चर। एडिना कल्चर जो है वो 500 बीसी से 100 सीई के अराउंड देखने को मिलता है। एक होपवेल ट्रेडिशन था जिसका मैं आपको मैप भी दिखा लेता हूं इनका, कि ये अमेरिका के अंदर, ये वाला जो क्षेत्र है मेनली आपको अमेरिका के अंदर ही दिखेगा, अमेरिकी देश के अंदर ही आपको दिखेगा। होपवेल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस आपको दिख रहा है ये आपको पिंक कलर में, और एडिना कल्चर जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये मिसिसिपी रिवर के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आज के मैप के ऊपर ही दिखाया गया है। आज देखिए अमेरिका के 50 स्टेट्स हैं, उनमें देखो 13 तो ये ओरिजिनल कॉलोनीज थी, और ये जो और जो क्षेत्र है इसी क्षेत्र के अंदर ये कल्चर का राइज हुआ, एडिना कल्चर भी और होपवेल स्फीयर ऑफ कल्चर भी। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं कि जो स्टोन्स के माध्यम से जो टूल्स बनाते थे ये लोग, उनमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। बोन के भी टूल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, स्टोन के टूल्स देखने को मिलते हैं, लेदर वर्क यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब अब जो व्यक्ति था, जो यहाँ पे पैलियो इंडियन था, वो थोड़ा डेवलप होके कपड़े पहनने लग गया था। कपड़े भी घास फूस के नहीं बल्कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हो रही थी, टूल प्रोडक्शन यहाँ पे होने लग गए थे, और तरीके के कल्टीवेशन यहाँ पे शुरू होने लग गया था, खेती एग्रीकल्चर धीरे धीरे यहाँ पे आने लग गया था, और शेल्टर कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया था। अपना घर बना के लोग रहने लग गए थे, अपने सर के ऊपर छत उनको चाहिए थी। उनको ये पता चल गया था कि धूप, बारिश और आंधी से बचने के लिए हमें एक शेल्टर बनाने की जरूरत है, हम हमेशा बाहर नहीं रह सकते। तो धीरे धीरे यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा था, और ये चीजें आपको देख रहे हैं। बहुत ज्यादा बड़े चेंज नहीं थे। आज के संदर्भ में देखोगे तो आपको लगेगा अरे हम तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में आ गए हैं, ये क्या क्या बड़ी बात है, लेकिन उस दौर में थी बड़ी बात। तो ये चीजें हो रही थी। अब ये वुडलैंड पीरियड के जो लोग थे ये
अपने स्पीयर को बढ़ा रहे थे, बड़ा हो रहा था इनका स्पीयर, और जब स्पीयर बड़ा होता है तो अलग अलग कल्चर के लोग साथ में जब आते हैं तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, और वो कल्चर जो है वो डेवलप होते होते एक सभ्यता बन जाती है। क्योंकि कई सारे कल्चर्स के लोग, या फिर अलग अलग कल्चर चाहे भले ही ना हो, लेकिन बहुत सारी ट्राइब्स के लोग एक समाज के तौर तरीके से रहने लगे, उनके रिलीजन भी डेवलप होने लगे, उनमें साइंटिफिक डेवलपमेंट भी होने लगे, उनमें आर्टिस्टिक डेवलपमेंट भी होने लगे, आर्किटेक्चर होने लगे, ये सब चीजें होने लगे। बो और एरो का इस्तेमाल भी ये लोग करने लग गए थे। चीजें इन्होंने काफी हद तक जो है इस तरह से डेवलप कर ली थी कि अब सभ्यताएं यहाँ पे होने लगी, आने वाली थी। दूसरी तरफ था मिसिसिपियन कल्चर। मिसिसिपियन कल्चर जो है वो आज के समय अगर देखेंगे मैप पे तो मिड वेस्टर्न, ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स को लगभग यहाँ पे हुआ। ये देखिए मिसिसिपियन कल्चर, आपको मैं मैप में ही दिखा देता हूँ। ये मिसिसिपियन साउथियन दिख रहा है आपको मिसिसिपियन, ये मिसिसिपियन कल्चर दिख रहा है आपको। ये मिसिसिपियन कल्चर जो है यहाँ पे हो रहे थे, यहाँ पे कैडोनियन मिसिसिपियन दिख रहे हैं। तो ये अमेरिका के इस भूभाग के ऊपर जो कल्चर डेवलप हो रहे थे, इनको एक कलेक्टिवली मिसिसिपियन कल्चर कह देते हैं। हालांकि यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग रह रहे थे, एक नहीं कि सब में एक ही तरीके का कल्चर था। पूरी तरह से एथनिकली हम उनको एक साथ नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे जितने भी कल्चर हुए उनको मिसिसिपियन रिवर के आसपास हुए थे ये, तो इसीलिए इनको मिसिसिपियन कल्चर्स कहते हैं। 800 सी से लेके 800 एडी, जो अभी हमारा कॉमन एरा चल रहा है, 800 सी से लेके 1600 सी के बीच में तकरीबन 800 साल का ये जो पीरियड है, यहाँ पे इनका ये फ्लोरिश हुए ये मिसिसिपियन कल्चर, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पे इनका राइज होता है। ये लोग जो है मिसिसिपियन कल्चर के लोग, ये भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स, बड़े बड़े माउंट बनाने के लिए पॉपुलर थे। नाउ इनके लिए जाना जाता है, और आज भी वो माउंट वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो जब उनका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखना हो, उनको हमें ढूंढना हो, तो वो पता चल जाता है कि किस किस क्षेत्र में उस तरीके के माउंट्स मिलते हैं। और ये जो लोग थे अब इस तरह से डेवलप हो चुके थे कि यहाँ पे कुछ आपको अर्बन सेटलमेंट्स भी दिखते हैं, कि शहरीकरण भी होने लग गया था। जैसे हमारे यहाँ पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है, उस सभ्यता में भी अर्बन सिविलाइजेशन थी, वो रूरल नहीं थी, अर्बन थी। तो यहाँ पे अर्बन सेटलमेंट दिखने लग गए, सैटेलाइट विलेज भी देखने लग गए। अब इनके साथ इनके ट्रेडिंग नेटवर्क्स भी थे, आपस में व्यापार भी करते थे, बार्टर सिस्टम, ये सब चीजें जो उस समय चलती थी, तो कुछ हद तक ये आपस में जुड़े हुए थे। तो इसीलिए इसको एक साथ इस कल्चर को मिसिसिपियन कल्चर कहा जाता है। यहाँ की जो सबसे बड़ी सिटी थी काहोकिया, ये सिटी उस समय सबसे बड़ी रिलीजियस सेंटर मानी जाती थी। और आज के समय इलिनॉइस वाला जो क्षेत्र है अमेरिका के स्टेट्स के पास, वहां पे इलिनॉइस के आसपास के क्षेत्र में ये लोग रहते थे, वहां पे ये सिटी हुआ करती थी। तो ये मिसिसिपी रिवर आपको देखने को नजर आ रही है ना, इस मिसिसिपी के आसपास का जो क्षेत्र था, यहीं पे जो है ये पूरी मिसिसिपियन कल्चर जो है वो डेवलप हो रखे थे। तो यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद क्या होता है कि तकरीबन 1200 से लेकर 1400 सी के आसपास ये कल्चर अपने पीक पे पहुंचता है। लेकिन ये कल्चर जो है उसके बाद यूरोपियंस की एंट्री से पहले ही धीरे धीरे करके डिक्लाइन होने लगता है। अब मिसिसिपियन कल्चर का हम जब सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम इसके रीजन्स जो है, वैरायटी ऑफ रीजन्स जो होते हैं एक सभ्यता के डिक्लाइन होने के, और उसके पूरे ओवरव्यू को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ना, तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं हर सभ्यता की डिटेल में गया तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे यूरोपियंस के आने से पहले ये जो कल्चर था वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो चुका था। यहाँ पे यूरोपियंस का कोई हाथ नहीं है कि इस कल्चर को उन्होंने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया। हालांकि कुछ लोग तो रह ही रहे थे, ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ पे खत्म हो गए, एक तरह से वॉश आउट हो गए, ऐसा तो होता नहीं है, वाइप आउट तो होते नहीं है। लेकिन ये कल्चर जो है इतना अब डिक्लाइन फेज पे चला गया था, और दूसरी सभ्यताओं ने और दूसरी जगहों ने उनका जगह ले ली थी उनकी जगह। और हर्नांडो डी सोटो एक एक्सपीडिशन था जो स्पेन से आया था 1540 में। उसने देखा था कि यहाँ पे जो है काफी देखा था कि ये जो सभ्यता है या जो कल्चर है, ये काफी लोग जो है वो खत्म हो चुके हैं, उनका अब बहुत ज्यादा उनमें बचा नहीं है कुछ। हालांकि उसने एक बार क्या है कि पहले के समय पे डिसोटो ने एक एक्सपेडिशन करने की यहाँ पे कोशिश करी थी, और उसने मेजो अमेरिका के अंदर भी कुछ यहाँ पे अटैक करे थे कि इस सभ्यता को, इस क्षेत्र को अपने कंट्रोल में लेने के लिए। ये सब चीजें तो चल ही रही थी। और जब वो मेजो अमेरिका की तरफ अटैक करने के लिए आया तो उसकी जो संख्या थी, जो सैनिक वो अपने साथ लेके आया था, उसमें से बहुत कम संख्या बची थी, और बाकी सब जो लोग हैं उनको नेटिव्स ने यहाँ पे घेर के मार दिया था, क्योंकि उनकी संख्या भी काफी थी। तो ये मेजो अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ ना, बार बार जब कोलंबस यहाँ पे आया था, इस क्षेत्र में लगभग आया था, तो ये वाला जो क्षेत्र है उसी को मेजो अमेरिका कहा जाता है। मेजो अमेरिका के अंदर जो कल्चर्स हुए वो काफी पॉपुलर थे, तो उसकी हम अभी बात करेंगे। तो मिसिसिपी कल्चर जो है वो
ज्यादातर डिक्लाइन हुआ उसका कारण है कि वहां पे बीमारियां बहुत ज्यादा हो चुकी थी। और ये बीमारियां जो है अमेरिका के अंदर ऐसी ऐसी बीमारियां जैसे चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियां जो है ये यूरोपियंस लेके आए थे और उन बीमारियों का उस दौर में इलाज था नहीं। तो ये कल्चर जो है उन बीमारियों की वजह से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और बहुत सारी संख्या में लोग इनके मर गए इस वजह से। तो एक सोशल डिस्ट्रप्शन उस दौर में इस वजह से हो गया, क्योंकि ये यूरोपियंस यहाँ पे बीमारियां लाए अपने साथ। बीमारियां मतलब इस तरह से, क्योंकि यूरोप के अंदर जो बीमारियां पहले से थी और वो उनके जहाजों के रास्ते जो लोग बीमार होते गए वो यहीं पे आ गए, तो वो बीमारियां फैल गई। और जैसे आज के समय वायरस फैलते हैं, जैसे कोरोना फैला, पूरी दुनिया में फैल गया, लेकिन आज तो बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं लोग, बहुत ज्यादा लोग, दुनिया कनेक्ट हो गई है। लेकिन उस दौर में क्या है कि बीमारियों का इलाज था नहीं इतना, और यूरोप के लोग जो है वो कंटिन्यूसली आ रहे थे यूरोप से अपनी अपनी बीमारियों को लेके, और उसकी वजह से ये जो मिसिसिपियन कल्चर है ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद आगे आने वाले 100 साल के बाद तकरीबन 16th सेंचुरी में जो यूरोपियंस यहाँ पे वापस आए थे, 16th सेंचुरी में उस दौर में सॉरी, तो देखा कि ये मिसिसिपियन ग्रुप के लोग जो हैं वो नियरली लगभग खत्म हो चुके हैं। अब उनकी संख्या बहुत कम बची है, इनके हैबिटेंट बहुत कम बचे हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर यूरोप से स्मॉल फॉक्स और ये सब चीजें बहुत लेके आ रहे थे ये लोग, और यहाँ से देखिए क्या क्या लेके गए हैं। यहाँ से मेज, पोटैटो, तंबाकू, जिस तरीके की खेती यहाँ पे हो रही थी यूरोप लेके गए थे। शुगर, राइस जो है यहाँ से लेके आए। तो यूरोपियंस ने एक तरह से क्या किया है कि चीजों को इधर से उधर, जो उनके पास था वो इनको दे दिया, इनके पास था वो उनको दे दिया, लेकिन इनको इन्होंने बीमारियां ज्यादा दे दी। मलेरिया, येलो फीवर, स्मॉल फॉक्स जैसी बीमारियां जो इन्होंने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका महाद्वीप तक पहुंचा दी, जिसकी वजह से इनकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो इन बीमारियों का शिकार हुई और उनकी डेथ हो गई, वो मारे गए लोग। तो इस तरह से चीजें हुई हैं। अब बात करते हैं मिजो अमेरिका की। मिजो अमेरिका की जो सभ्यताएं हैं वो काफी पॉपुलर हैं, उनके नाम आपने खूब सुने होंगे। ये चाहे टिचियान सभ्यता जो है, इसका अभी नाम सुना था मैंने। टिचियान जो है सभ्यता का नाम और ये शहरों का नाम, आपने अभी एक मूवी आई है मार्वल यूनिवर्स की, वकांडा द फॉरएवर करके एक मूवी आई है वकांडा यूनिवर्स की उनकी। तो उसके अंदर टियोटिचिकान सिविलाइजेशंस के बारे में इस तरह से बताया गया है कि वो अंडर वाटर रहने लग गए, क्योंकि यहाँ पे यूरोपियंस ने आके कब्जा कर लिया, तो उनके पास कोई चॉइस नहीं बची। तो टियोटिचिकान सभ्यता पॉपुलर है। मायन सिविलाइजेशन तो बहुत पॉपुलर है ही। माया सभ्यता का रिलीजन हो, चाहे इनका आर्किटेक्चर वर्क हो, चाहे इनका कैलेंडर हो, बहुत पॉपुलर है इनका पॉपुलर कैलेंडर, जिसका एक पहिया ये था कि कई लोगों को ऐसा माना 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी 21 दिसंबर को। दुनिया खत्म तो होने वाली नहीं थी, लेकिन माया कैलेंडर का एक सर्कल खत्म होने वाला था, तो वो माया सभ्यता का कैलेंडर था। उसका टोलटेक सिविलाइजेशन है, एज़टेक सिविलाइजेशन है। इनका टाइम और देख लीजिए आप। टियोटिचिकान सिविलाइजेशन जो है वो 200 बीसी से लेकर तकरीबन 700 एडी तक चली। फिर मायन सिविलाइजेशन 200 बीसी से लेकर 900 एडी तक चली है। तो आप देखेंगे कि 900 एडी तक सिविलाइजेशन का वो पीरियड था। उसके बाद ये सभ्यता पहले ही खत्म हो चुकी थी यूरोपियंस के आने से पहले। और इसके अलावा टोलटेक सिविलाइजेशन जो है ये 900 से 1100 के बीच में चली है, और इसी सभ्यता के बाद राइज हुआ एज़टेक एम्पायर का, एज़टेक सिविलाइजेशन का। और इस एज़टेक सिविलाइजेशन के पतन की जो है वजह वो बने थे यूरोपियंस के यहाँ पे एक्सपीडिशंस। यूरोपियंस ने जो हमले किए, जो अटैक्स किए, उसमें एज़टेक सिविलाइजेशन को जरूर उन्होंने खत्म किया है। इनकी बात कर ले, इनके मैप और देख लीजिए। ये मायन सभ्यता का मैप है, लगभग ओवर द टाइम इधर उधर थोड़ा बहुत रहा है। और ये आपको दिख रहा है एज़टेक एम्पायर, जिसको ट्रिपल अलायंस या मैक्सिका सिविलाइजेशन भी कहते थे। और टियोटिचिकान जो है शहर काफी पॉपुलर था, ये मैक्सिको सिटी के, आज के समय मैक्सिको सिटी में है ये। और इसके अलावा जो पुराने सिविलाइजेशन थे टोलटेक और ये सिविलाइजेशन यहाँ पे थे। टोलटेक तो यहीं पे था जहाँ पे एज़टेक था, छोटा था, बस इतनी बात है। तो मिजो अमेरिका के अंदर जो अगर देखें हम सेंट्रल, जिसको मिजो अमेरिका रीजन जिसको कहते हैं, ये सेंट्रल मैक्सिको के साउथ से लेके और कोस्टा रिका के बॉर्डर तक इसको माना जाता है। और एग्रीगेरियन सिविलाइजेशंस यहाँ पे रहते थे जो ज्यादातर खेती बाड़ी करते थे। 3000 साल तक ये सिविलाइजेशन चल रहे थे। क्रिस्टोफर कोलंबस की यात्रा से पहले से 3000 साल पहले से यहाँ पे सभ्यताएं, छोटी मोटी सभ्यताएं रह रही थी। कोई प्री कोलंबियन जो सभ्यताएं थी उनकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इस क्षेत्र की जहाँ पे ये आया, यहीं पे ये सभ्यताएं चल रही थी। तो कोलंबस ने सबसे पहले जब एंट्री ली होगी तो सबसे पहले इन्हीं सभ्यताओं के वंशजों से वो मिला होगा ऑब्वियसली। अब अगर बात करें 200 से लेके 2000 से लेके 300 बीसी के पीरियड की बात करें, ये 1700-1800 साल का पीरियड जो है, यहाँ पे कई सारे कॉम्प्लेक्स कल्चर डेवलप हुए थे मिजो अमेरिका में। उसके बाद यहाँ पे सभ्यताएं जन्म हुई, ये मैच्योर हो गई। ये जब कल्चर्स जो है धीरे धीरे सभ्यताएं बनने लगी, उनके
एक स्वरूप बनने लगे, जिसमें आपको ओल्मेक सिविलाइजेशन, टियोटिचाकान, मायन, जोपटेक, मिक्सटेक, प्योर पेचा, टोलटेक और मैक्सिका सिविलाइजेशन जैसे नाम दिखते हैं। जिसमें भी ज्यादा पॉपुलर जो है वो ओल्मेक है, टियोटिचाकान है, माया है, एज़्टेक है, टोलटेक है। ये सिविलाइजेशंस के नाम आपने सुने होंगे और मैं इनके बारे में इंडिविजुअली हर के बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ आने वाले समय में। इनके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को भी हम देखेंगे, इनकी किस तरह से इनका राइज हुआ, किस तरह से इनका डेवलपमेंट हुआ और क्या क्या इनकी वजह है जिनकी वजह से इनको हम जानते हैं, उसकी हम आने वाले वीडियोज में बात करेंगे बहुत जल्दी ही। अब ये जो सभ्यताएं थी, इनमें एक बहुत बड़ी खासियत थी कि ये बड़े बड़े पिरामिड टेम्पल्स बनाते थे। बड़े पिरामिड्स आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं। इनके कैलेंडर बड़े हाईली एक्यूरेट होते थे। जैसे माया सभ्यता का कैलेंडर था, एक बहुत ही अलग सा कैलेंडर वो देखने को मिलता है। एक इंटेंसिव एग्रीकल्चर सिस्टम इनका मिलता था। बहुत इनकी अच्छी इंजीनियरिंग थी उस दौर के हिसाब से। इनके कैलकुलेटर काफ़ी अप्रोप्रिएट वो थे, एक्यूरेट थे। और इनकी जो थियोलॉजी थी वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी, काफ़ी कॉम्प्लेक्स थियोलॉजी थी। यहाँ पे इंसान की बलि दी जाती थी। मैंने एज़टेक एम्पायर में के जो माइथोलॉजी थी उसमें भी बताया था आपको, मायन सिविलाइजेशन में भी बताया था और आगे और भी मैं बताऊंगा एक आध सभ्यता में। तो मानव की बलि देने वाली सभ्यताएं भी थी ये, कि अपने देवताओं को खुश करने के लिए इंसान की बलि देना, ऐसी ऐसी चीजें भी यहाँ पे थी। यहाँ पे पहिए का आविष्कार इन्होंने भी कर दिया था इधर। और पहिए का आविष्कार ये अभी तक खिलौने के तौर पे उस तरह से ही करते थे। इन्होंने ज़्यादा उसका इस्तेमाल उसके लिए किया नहीं, अपने मेन पर्पस के लिए, अपने ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए ज़्यादा किया नहीं। यहाँ पे कॉपर का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, ब्रॉन्ज का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, गोल्ड का इस्तेमाल भी ये मेटल वर्क में करने लग गए थे। तो ये सभ्यताएं कुछ हद तक डेवलप थी। ये देखिए आप, कितने बड़े बड़े पिरामिड थे इनके। टियोटिचाकान में मेक्सिको में एक पिरामिड ऑफ सन है, इतना बड़ा इनका पिरामिड है और उसके आसपास के कितने बड़े बड़े इनको आपको देखने को मिल जाते हैं। ये पुराने एंशिएंट आपको एविडेंस है जिनसे पता चलता है कि यहाँ की सभ्यताएं कितनी डेवलप थी और किस तरीके का ये आर्किटेक्चर वर्क करते थे। ये वो माया सभ्यता का कैलेंडर है जो कि एक सर्कल की तरह इस तरह से काम करता है। मैंने इसके बारे में बता चुका हूँ मैं वीडियो में, माया सभ्यता वाले में देखिएगा कि किस तरह से ये जो है पूरा कैलेंडर जो है समाप्त हो गया था 21 दिसंबर 2012 को। उसके बाद नया फेज शुरू हो गया। जैसे युग परिवर्तन होता है वैसे ही यहाँ पे शुरू से समय वापस शुरू हो जाता है। लेकिन दुनिया को लगा कि दुनिया खत्म होने वाली है, तो उन्होंने इसको मिस इंटरप्रेट कर लिया इस कैलेंडर को। अब बात करते हैं ओल्मेक सिविलाइजेशन की। इस मिजो अमेरिका क्षेत्र के सिविलाइजेशंस की बात करते हैं। ये मिजो अमेरिका क्षेत्र की सबसे पहली सभ्यता थी, अर्लीस्ट नॉन सिविलाइजेशंस को माना जाता है। और प्री ओल्मेक सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो तकरीबन 2300 बीसी से यहाँ पे रह रहे थे और 1600 बीसी से लेके 1500 बीसी के अराउंड ये सभ्यता जो है वो फुल फ्लेज तौर पे आपको देखने को मिलती है कि यहाँ पे इसका राइज हो चुका था। इन्होंने पावर कंसोलिडेट कर ली थी अपने कैपिटल में, जो कि आज के समय सैन लोरेंजो टिनोटिचाकान जो क्षेत्र है वहाँ पे इनकी जो सिविलाइजेशन है उसकी कैपिटल थी। तो यहाँ पे लोग रह रहे थे। इनका भी कॉम्प्लेक्स सा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू था, रिलीजियस इनकी माइथोलॉजी थी। गल्फ ऑफ मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका के आसपास और मैक्सिको के क्षेत्र के आसपास इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस था। आपको मैं मैप भी दिखा दूंगा ओल्मेक सिविलाइजेशन का। देखिए ओल्मेक सिविलाइजेशन कहाँ से लेके काफ़ी लंबे क्षेत्र की ओर इनका एल सल्वाडोर तक इनका इन्फ्लुएंस था। तो इनकी काफ़ी सारी यहाँ पे पैसिफिक ओशन के अराउंड जो है साइट्स देखने को मिलती हैं। तो काफ़ी छोटी छोटी साइट्स थी। छोटा इनका आपको दिख रहा है कि सिर्फ समुद्र के किनारे, पानी के किनारे ही ये सभ्यता बसी हुई थी। तो लंबाई में ज़्यादा थी, चौड़ाई में बहुत कम था इनका क्षेत्र, ये चीज़ थी। लेकिन इन लोगों ने काफ़ी लोगों को ट्रांसफॉर्म किया। जहाँ जहाँ ये गए उन्होंने एक नया रास्ता दिखाया कि गवर्नमेंट कैसे बन सकती है, पिरामिड कैसे बना सकते हैं हम, राइटिंग कैसे कर सकते हैं, एस्ट्रोनॉमी, आर्ट, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और रिलीजन के क्षेत्र में इन्होंने लोगों को काफ़ी डेवलप किया, सशक्त किया और उनको सोचने के लिए उस तरफ एक नई धारणाएं उनको दी। और इसका प्रभाव जो है वो माया सभ्यता पे देखने को मिलता है। मैक्सिको की जो एज़टेक एम्पायर की मैक्सिका सिविलाइजेशन थी उसके ऊपर भी देखने को इनका मिलता है आपको प्रभाव। हालांकि थी बहुत पुरानी है। उसके बाद है उनसे काफी पुरानी थी, एज़टेक से और माया से भी पुरानी थी। टियोटिचाकान जो सिविलाइजेशन थी, ये सभ्यता का राइज होता है ओल्मेक सिविलाइजेशंस के डिक्लाइन के बाद। जब एक पावर वैक्यूम होता है तो उसकी जगह कोई और नया जो है व्यक्ति जो है या फिर नया जो सिविलाइजेशन है वो जगह लेता ही है। तो जब पावर वैक्यूम हुआ मैक्सिको में तो यहाँ पे टियोटिचाकान सभ्यता देखने को मिलती है। तकरीबन 300 बीसी के अराउंड जो है ये सभ्यता का इमरजेंस होता है, ये यहाँ पे इमर्ज होती है। 150 बीसी के अराउंड जो है ये सभ्यता जो है आपको और ज्यादा डेवलप स्टेज में दिखेगी और यहाँ पे
अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का अंदर, मेजो अमेरिका के अंदर जो है पहला मेट्रोपोलिस शहर आपको देखने को मिलता है, बड़ा मतलब एक बड़ा शहर आपको देखने को मिलता है। और इन्होंने नए तरीके से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्डर को डेवलप किया यहाँ पे, जो कि पहले मैक्सिको में कभी देखा नहीं गया था। इस तरह से चीजें हुई। टिकान, कोपान और कामिनाजू जैसे बड़े शहर यहाँ पे देखेंगे, जहाँ पे कई डायनेस्टीज का यहाँ पे राइज हुआ था। तो ये चीजें हुई। तो ये टियोटिचकान जो है एरिया के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा दूर में नहीं फैली हुई थी, लेकिन इस क्षेत्र में रही थी। देखो यहाँ पे आपको ब्लरी सब दिख रहे हैं, वोलमेक भी दिख रहा है, मिक्स्ड भी दिख रहा है, मायन सभ्यता भी दिख रही है। उसके अलावा एज़टेक एम्पायर भी धीरे धीरे जब राइज हुआ था, बाद में हुआ था, तो वो यहाँ पे दिख रहा है आपको। इस सभ्यता के अंदर आपको देखने को मिलते हैं कि ये यहाँ के जो लोग थे वो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में रहते थे, कम्युनिटी अपार्टमेंट्स में रहते थे। उसके बाद वो ट्रेड के लिए वहां से काम करते थे, सिटी की इकोनॉमी और कल्चरल पावर्स के लिए वो काम करते थे। लेकिन उसके बाद अंततः 650 सी के अराउंड ये सभ्यता जो है इसने अपना जो है वो आधार खो दिया और धीरे धीरे ये पॉलिटिकली कमजोर होने लग गई और 650 के आसपास धीरे धीरे इनका डिक्लाइन होने लग गया और तकरीबन 950 में ये सभ्यता धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो गई। ठीक है, तो एक पॉलिटिकल स्वरूप था वो खत्म हो गया। यहाँ पे यहाँ के लोग थे, अब नए लोग थे, उनको अलग सभ्यता में रहने लग गए। अब बात आती है माया सभ्यता की। देखिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, वैसे वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से आपको पता चल जाएगा कि माया सभ्यता के लोग किस तरह के लोग थे, किस तरह से इन्होंने कैलेंडर डेवलप किया और वो किस तरीके से उनका राइज हुआ, किस तरह से डिक्लाइन हुआ। इनकी माइथोलॉजी के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, ब्लडथिर्स्टी डाइटीज ऑफ द एंशिएंट मायंस, किस तरह से एक आदमी की बलि देते थे। तो ये वीडियोस भी आप जाके देखिएगा, जिससे आपको और डिटेल में पता चलेगा माया सभ्यता के बारे में। तो इस क्षेत्र के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे माया सभ्यता के लोग रहते थे, ग्वाटेमाला, टिकाल, ये इनकी इंपॉर्टेंट साइट्स थी। तो यहाँ पे ये लोग जो है कैसे रहे, किस तरह से रहे, कब से कब तक रहे, तकरीबन 250 सी से लेके 650 सी के बीच में ये वो टाइम माना जाता है जब इंटेंसली माया सिविलाइजेशन जो है वो फ्लोरिश करती है। और इसने मायन सभ्यता से माया सभ्यता जो है वो टियोटिचकान के तकरीबन आसपास के समय की है, उसके कंटेम्प्रेरी है। और आगे इस माया सभ्यता में आपको देखने को मिलता है कि वो बहुत ऐसी सभ्यता है, काफी पॉपुलर हुई, कि इसने इस तरीके के डेवलपमेंट किए, इस तरीके के पॉलिटिकल डेवलपमेंट किए, पॉलिटिकल यूनिटी करी जितनी की कभी भी अमेरिका के अंदर हुई नहीं, क्योंकि अमेरिकन महाद्वीपों में नहीं हुई, क्योंकि ये लोग जो है वो साथ में रहते थे और अपने आप को मानते थे कि हम इस क्षेत्र के लोग जो है वो मायंस हैं, हम माया सभ्यता के लोग हैं, हमारा एक अलग अस्तित्व है, हम औरों से अलग है, एक अलग पॉलिटिकल यूनिटी ये लोग जो है वो फील करते थे, अपने आप को अलग मानते थे। ये सब चीजें थी और इनका इन्फ्लुएंस जो है वो आगे चल के मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका तक देखने को आपको मिलता है। और इन लोगों की जो जान पहचान थी, चीजों को लेकर जानकारी थी, विज्ञान को लेकर, मैथमेटिक्स को लेकर, एस्ट्रोनॉमी और कैलेंडर को लेकर, वो काफी कमाल की थी और काफी बड़े बड़े शहर इन्होंने डेवलप किए, जिसकी वजह से इनको काफी पॉपुलरली जाना जाता है। और इनका जो सिस्टम था लिखने का, इन्होंने पहली बार अमेरिका के अंदर एक लिपि का निर्माण किया था, सही मायनों में एक ऐसा ट्रू राइटिंग सिस्टम इन्होंने डेवलप किया था जो पूरी तरह से नेटिव अमेरिकन था, जिसको इन्होंने लिखा। और इन्होंने स्टोन से कई सारे टूल्स बनाए, उसके अलावा पोट्री बनाई, वुड और जो पेरिशेबल बुक्स हैं उनको भी इन्होंने बनाया। तो ये चीजें इन्होंने करी। अगली है एज़टेक सिविलाइजेशन, एज़टेक एम्पायर। इसकी माइथोलॉजी के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन इसके एम्पायर के इतिहास के ऊपर हम जल्दी ही वीडियो लेके आएंगे। इसके 3 नाम है, एज़टेक एम्पायर भी इसको बोलते हैं, मैक्सिका एम्पायर भी बोलते हैं और ट्रिपल अलायंस सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ट्रिपल अलायंस नाम आपको दिख रहा है तो मतलब 3 अलायंस तो होंगे। तो 3 अलग अलग छोटे छोटे एम्पायर थे एक तरह के। एक था मैक्सिको टिनोटेचकान, एक था टेनटेचकोको, एक था टलान कोपान। इन तीनों से मिलकर ये पूरी तरह से ये ट्रिपल अलायंस बनती थी, इसको एज़टेक एम्पायर कहा जाता था। जब यहाँ पे यूरोपियंस आए, स्पेनिश लोग स्पेशली जब यहाँ पे आए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक सभ्यता रह रही थी। 1428 से लेके ये सभ्यता यहाँ पे काफी डेवलप स्टेज में थी और 1521 में इनको हराया गया। यूरोपियंस ने इनके ऊपर, हर्नेस कोर्टेस नाम के एक व्यक्ति ने, ये आदमी जो है ये इस सभ्यता का दोषी है, इस सभ्यता को इसने ही बहुत ज्यादा डिक्लाइन के फेज में भेजा, क्योंकि इसने इनके ऊपर अटैक किया और कई लोगों को यहाँ पे मारा। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे आपको देख रहे हैं, ये जो टोल्टेक वाला जो क्षेत्र है जहाँ पे इन सभ्यता का राइज हुआ, बाद में चल के ये टोल्टेक एम्पायर जो है ये तो जब डिक्लाइन हो गया था, उसके बाद यहाँ पे सभ्यता जो है
मैक्सिका सभ्यता या एज़टेक सभ्यता जो है इसका राइज होना शुरू हुआ था। ये लोग क्योंकि आए थे जहां से, उस जगह को एज़टान कहते थे और अपने वंशजों के नाम के ऊपर इन्होंने अपने आप को एज़टेका कहना शुरू कर दिया था, इसीलिए इसका नाम एज़टेक अंपायर भी है। और मैक्सिको क्षेत्र में, मैक्सिको वैली में रहते थे तो इसको मैक्सिका भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये चीज। तो 650 से तकरीबन लेके 1200 सीई के आसपास तक इन्होंने यहाँ पे खूब डेवलप किया है। तो ये एज़टेक अंपायर है, आपको यहाँ पे दिख रहा है आपको, इनका फ्लोरिश करने का जो टाइम है वो यहाँ पे 650 से 1500 उसके आसपास था, लेकिन 1521 में इनको हराया गया, 1200 के आसपास। सॉरी, देखिए टोल्टेक अंपायर का जो टाइम था वो था 650 से लेके 1200 के सी का। 1200 के बाद जो है वो यहाँ पे एज़टेक अंपायर का राइज हुआ। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, सॉरी, माफी चाहूंगा मैं आपसे। तो 13वीं शताब्दी से लेके और 16th सेंचुरी के अर्ली पीरियड तक यहाँ पे एज़टेक अंपायर रहा है। ठीक है, डिटेल में हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। 1521 में यूरोपियंस ने आके इनको हरा दिया, उसके बाद इस अंपायर का यहाँ पे सत्यानाश कर दिया इन्होंने, सर्वनाश कर दिया इन्होंने। और इन्होंने देखा कि ये जो मैक्सिका के लोग थे, एज़टेक अंपायर के जो लोग थे, वो दूसरी सभ्यताओं से भी कुछ सीखते थे। पुरानी सभ्यताएं जो इनके पहले की थी, टोल्टेक अंपायर जैसे अंपायर, उनसे इन्होंने जो कुछ सीखा उनको इन्होंने काम में लिया और अपने आर्ट, स्क्रिप्चर, आर्किटेक्ट को मजबूत किया। और ये जो सभ्यता थी, इसका जन्म होता है एक अलायंस से, जब एक सिविल वॉर हो जाता है इस क्षेत्र में, और उसके बाद वो एक तय उस पे पहुंचते हैं, एक ट्रीटी पे पहुंचते हैं कि हमें एक अलायंस बना लेनी चाहिए ताकि हमारा साम्राज्य है वो ढंग से चल पाए। तब ये सिविलाइजेशन जो है इसका राइज होता है। उसके बाद 1470 के आसपास, वैसे तो देखिए इनमें 3 अलायंस थी, लेकिन टिचटान जो शहर था, जो इनकी कैपिटल थी, वो ज़्यादा मिलिटरली डोमिनेट हो गई थी, तो इसलिए इसकी डोमिनेंस ज़्यादा चलती थी 1470 से लेके। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1 मिलियन के आसपास लोग इस एज़टेक पीरियड में रहते थे, 1350 से 1519 के बीच में। और यहाँ पे जब यूरोपियंस आए तो उसके बाद यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुए कई लोगों की, यहाँ पे जेनोसाइड किया गया, उनको मारा गया, और उसके बाद युद्ध में इनको हरा के फाइनली जो है आगे चल के ये यूरोपियंस ने इसको अपनी कॉलोनी बना लिया, इस क्षेत्र को, मैक्सिको के इस क्षेत्र को। आज इस टियोटिस्टान शहर का जो क्षेत्र है वो मॉडर्न डे मैक्सिको सिटी, जो कि मैक्सिको की राजधानी है, वहां पे पड़ता है। और एज़टेक अंपायर के अंदर आप देखेंगे तो ये मैक्सिको सिटी या टियोटिस्टान जो शहर था उस समय दुनिया की सबसे बड़ी शहरों में से एक था। तकरीबन यहाँ पे 2 लाख से 3 लाख की आबादी यहाँ पे रहती थी। और अगर मार्केट की बात करें तो जब यूरोपियंस यहाँ पे आए, जो कॉन्स्क्यूडर्स आए जिन्होंने यहाँ पे आके अटैक्स किए, जो यहाँ पे 15th सेंचुरी में स्पेनिश और पोर्टुगीज लोग आए, तो उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी सभ्यता, इतना बड़ा मार्केट यहाँ पे एक शहर के अंदर डेवलप्ड है, इतना बड़ा उन्होंने कभी देखा नहीं था, कहीं पे भी नहीं देखा था, यूरोप में भी नहीं देखा था और कहीं पे भी जहाँ पे वो गए थे वहां पे भी नहीं देखा था। तो इस तरह से मैक्सिको की अंदर जो ये एज़टेक अंपायर था ये डेवलप था। ठीक है, अब हम बात करते हैं साउथ अमेरिका की। थोड़ा जब लंबा हो जाता है ना वीडियो तो बोर मत होइएगा, आप दोबारा वहीं से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको एक साथ करना चाहता था ताकि आपको सारी चीजें एक साथ मिल जाए। कई बार जब एक साथ आप अलग अलग सभ्यताओं को बोलते हैं तो कई बार मैं भी देखिए एरर आ जाती है, कोई चीजों में गलत बोल देता हूँ, लेकिन फिर से मैं उसको सही करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का कि आपको अगर एक बार में नहीं देखना हो तो 2 बार में, 3 बार में वीडियो को देख लीजिएगा। अगर हम बात करें प्री कोलंबियन साउथ अमेरिका की, साउथ अमेरिकी महाद्वीप की, इस वाले क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे भी कई सारी सभ्यताएं थी। इनका सभ्यता का नाम आपने ज्यादा पॉपुलरली सुना होगा। इस क्षेत्र में कहा जाता है तकरीबन 30 से 50 मिलियन लोग रहते थे, और कई जगह कहते हैं कि 100 मिलियन तक लोग यहाँ पे रहते थे। इतनी बड़ी आबादी यहाँ पे रहती थी, तो वो अलग अलग सभ्यताओं में रहते ही थे। तो यहाँ पे माउंटेन्स, प्लेन्स और कोस्टल एरिया बहुत कुछ मिलते हैं, जो कि मिलियंस ऑफ लोगों का होमलैंड था। और अगर बात करें पेरू के आसपास के क्षेत्र की, यहाँ पे कई सारी सभ्यताओं का राइज हुआ है। पेरू का जो क्षेत्र, आज पेरू देश जहां पे पड़ता है, यहाँ पे 3000 बीसी के आसपास मेसोपोटामियन सभ्यता के आसपास के क्षेत्र में यहाँ पे भी कुछ सभ्यताएं उत्पन्न थी, जिसमें से एक सभ्यता है जैसे नोर्टो किशो चिको सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन जो है आज के समय पेरू वाले क्षेत्र में पड़ती है। 3000 बीसी के आसपास इसका पहले से चल रही थी, तो मतलब दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक हुई ना। यहाँ पे एक शहर भी था, सेक्रेड सिटी ऑफ कैरल, जो कि आज के समय देखा जाए तो सुपे वैली के आसपास पड़ता है, वहां पे देखते हैं। तो ये ऐसी सिटी थी जहां पे कई सारे रिलीजियस कॉम्प्लेक्स रिलीजियस धारणाओं को माना जाता था। उसके बाद अगर बात करें इन लोगों को, तो इन लोगों को कोई मशीनरी का, कोई पोर्ट्री का ज्यादा नॉलेज तो था नहीं,
लेकिन फिर भी ये ट्रेड करते थे। और ये एक ऐसी सभ्यता थी जिसको माना जाता है कि क्रेडल सिविलाइजेशन थी। क्रेडल सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन होती है जिनको जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो, जिनको किसी दूसरी सभ्यता से कोई लेना देना नहीं हो, दूसरी सभ्यता पे किसी तरीके की उनकी डिपेंडेंसी ना हो। जितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जितनी लिमिटेड चीजें वो जानते हैं उसमें वो खुश हैं, उतने में अपना काम चला रहे हैं। तो इस तरीके की क्रेडल सिविलाइजेशन थी। और ये सिविलाइजेशन इस अमेरिका की, साउथ अमेरिका की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। तो ये इस तरीके से थे और ये हेवीली डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर और फिशिंग के ऊपर। नियर बाई कोस्ट से फिशिंग करते थे वहीं से, और उसके आसपास खेती करते थे। तो इस तरह से ये सभ्यता चलती थी। उसके बाद वर्ल्डविया कल्चर की अगर बात करें तो 1500 बीसी से लेके 1800 बीसी के बीच में यहाँ पे सिविलाइजेशन देखने को मिलती है। और ये ओल्डेस्ट कल्चर माना जाता है अमेरिका के अंदर, इस साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के अंदर ये सबसे पुराना कल्चर माना जाता है। और यहाँ के जो लोग हैं वो अपना कम्युनिटी हाउसेस में रहते थे, सर्कल में ओवल शेप बना के एक सेंट्रल प्लाजा की तरह रहते थे। इस तरह से घर बना के रहते थे, ये साथ में रहते थे लोग, और अपना साथ में व्यापार, अपना साथ में काम करते थे। तो इस तरह से सिविलाइजेशन, ये कल्चर जो है डेवलप हुआ। और ये कल्चर जो है आज के समय इक्वाडोर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इक्वाडोर का जो क्षेत्र है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कल्चर, पैसिफिक ओशन के किनारे ये है। और इनकी पोट्री काफी फेमस थी। आज जब खुदाई से हम ढूंढते हैं तो इनकी पोट्री जो है विडवियन पोट्री जिसको बोला जाता है, शुरुआत में कुछ आपको रफ पोट्री मिलती है और धीरे धीरे ये डेवलप हुई है, काफी डेलिकेट और अच्छी पोट्री बन गई जिसमें रेड और ग्रे कलर के इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा ये लोग जो है डियर हंटिंग करते थे, कभी कभी हंटिंग करते थे। वैसे सेडेंटरी लोग ही थे, सेडेंटरी थे, काफी घर में ही रहते थे, बहुत लिमिटेड काम करते थे, फार्मिंग वगैरह करते थे, जितना नीड था उतना करते थे। मक्का वगैरह की खेती करते थे, किडनी बीन्स की खेती करते थे, स्क्वाश, कसोवा, चिली पेपर्स, कॉटन प्लांट्स, इन सब की ये खेती भी करते थे, जिसको एक क्लॉथ बनाने में भी इस्तेमाल करते थे कॉटन का। तो इस तरह का एक कल्चर था। उसके अलावा एक आता है टिवानाकू एम्पायर, जो कि 300 से लेके 1000 के आसपास पेरू और चिले वाले क्षेत्र में ये जो है एम्पायर रहा। ये इनका अंपायर से पहले का अंपायर था, इनका की अभी हम आगे बात करेंगे। तो ये क्षेत्र जो है वारी का और तिवांकू का, इस क्षेत्र में लोग रहे हैं पैसिफिक ओशन के पास, अपने पेरू और चिले जो देश आज के समय साउथ अमेरिका में पड़ते हैं वहां पे रहे हैं लोग। और टिटिकाका जो लेक है, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, आपने सुनी होगी, ये यहीं टिनाकू म्युनिसिपैलिटी के इस क्षेत्र में पड़ती थी। और यहाँ पे कई सारे आपको चीजें देखने को मिलती हैं जिनसे इस साम्राज्य के बारे में आपको कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, किस तरह से लोग रहते थे। उसके बाद आता है महत्वपूर्ण इनका अंपायर। इनका अंपायर जो है इसके जो सिटीजन्स थे, इसके जो सब्जेक्ट्स थे, वो इसको कहते थे सुयु, जिसका मतलब होता है रेल्म ऑफ 4 रीजन। 4 राज्यों का एक रेल्म है, जुड़ाव है। तो ऑब्वियसली समझ सकते हैं कि 4 छोटे छोटे साम्राज्य मिलकर एक बड़ा साम्राज्य बनाएंगे, जिसको इनका अंपायर कहा जाता है। ये उस समय का सबसे लार्जेस्ट प्री कोलंबियन अमेरिकन एम्पायर माना जाता है। इसके अंदर आपको देखेंगे तो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, चाहे इसका पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे इसका मिलिट्री सेंटर हो, वो काफी इंपॉर्टेंट था और वो कुस्को शहर के अंदर पड़ता था। ये लोग जो हैं वो पेरुवियन हाईलैंड से यहाँ पे इनका राइज होता है 13th सेंचुरी में। आपको मैं इसका मैप ही दिखा देता हूँ। पहले तो जो 4 जो इनके वो भी थे, देखिए 2 बार है पुर्तगाल पहले और दूसरा 2 इनका राइज जिस तरह से हुआ। 4 अलग अलग साइट्स आपको देखने को मिलती हैं और ये 4 साइट्स मिलके, ये 4 छोटे अंपायर मिलके एक बड़ा, 4 ब्रांचेस मिलके एक बड़ा इनका अंपायर बनाती थी। और इसका जो क्षेत्र है आप देख सकते हैं कितना बड़ा इनका अंपायर था। इनका साउथ अमेरिकी महाद्वीप में पैसिफिक ओशन से लगता हुआ सारा क्षेत्र जो है तकरीबन इनका अंपायर के अधीन आता था। और आज तो यहाँ पे दर्जनों कंट्रीज यहाँ पे बनी हुई हैं और वहां पे ये एक अंपायर हुआ करता था। तो ये बड़ा साम्राज्य था और इनका अंपायर को यूरोपियंस ने हराया। उसके बाद 1532 और 1572 में 2 बार इनके ऊपर अटैक किए, स्पेनिश इन्वेजन हुए। उसके बाद ये अंपायर जो है वो डिक्लाइन हो गया, खत्म हो गया। लेकिन ये अंपायर काफी डिस्टिंक्टिव था और काफी डेवलप था अपने टाइम पे। इसमें सैकड़ों की संख्या में जो है लिंग्विस्टिक और एथनिक कम्युनिटीज रहती थी, जो कि 9 से लेकर 14 मिलियन लोग जो हैं वो 40,000 किलोमीटर के रोड सिस्टम से जुड़े हुए थे। तो काफी ये भी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप था। ये लोग जो हैं प्राइसियस वो करते थे, स्टोन वर्क करते थे, अच्छे तरीके के इक्विपमेंट्स बनाते थे और टेरेस माउंटिंग फार्मिंग भी करते थे। जो छत के ऊपर खेती होती है, जो मतलब टेबल लैंड्स के ऊपर खेती होती है, पहाड़ों के ऊपर जो खेती होती है, आज जैसे चाय के बागान खेती होती है पहाड़ों के ऊपर, उस तरह से खेती है उस दौर में करते थे। तो काफी इनको इन चीजों का भी नॉलेज था। उसके अलावा
एक्सीलेंट मेटल वर्क में भी इनका नाम था, उसके लिए भी जाने जाते हैं, एविडेंस मिलते हैं। और इन्होंने सक्सेसफुल ब्रेन सर्जरी कर रखी थी उस दौर में, इतना डेवलप थे ये कि इतना इनको सब कुछ पता था। तो इनका अंपायर जो है वो एक अच्छे डेवलप स्टेट में अंपायर था, लेकिन बाद में जब यूरोपियंस आए तो इनके कल्चर को पूरी तरह से वो खा गए, डिस्ट्रॉय कर दिया, और इनको हरा के युद्ध में फिर इनका अंपायर का जो के लोग जो हैं वो धीरे धीरे यहाँ पे उनके सामने उन्होंने घुटने टेक दिए एक तरह से, आप देखेंगे। तो इनका अंपायर का हम इतिहास अलग से जरूर पढ़ेंगे। उसके बाद कनारी पीपल्स की बात करें, कनारी लोग जो हैं वो इक्वेरियन जो प्रोविंस थे कनार, और इक्वाडोर जो देश है उसके अंदर छोटे से क्षेत्र है, वहाँ पे लोग रहे थे। इनका एडवांस आर्किटेक्चर और कॉम्प्लेक्स रिलीजियस बिलीफ्स के लिए लोग जो है जाने जाते हैं। और इनका अंपायर ने इनको खत्म कर दिया था, पहले ही इनका अंपायर ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, बर्न कर दिया था इस क्षेत्र को। और ये पेरू से वाले जो क्षेत्र से मैंने आपको कुछ मैप में भी दिखाया था कि ये लोग जो है यहाँ तक फैले हुए थे, तो इस क्षेत्र को जब कैप्चर किया था उस दौर में इन्होंने कनारियों को हटा दिया था, कनारी लोग जो यहाँ पे रहते थे। और इनका एक फेमस जो है माइथोलॉजिकल बिलीफ, उसका आपने नाम सुना होगा, एल डोराडो। एल डोराडो का नाम आपने केजीएफ में सुना होगा, केजीएफ मूवी आपने सुनी होगी। एल डोराडो शहर का मतलब क्या होता है? द सिटी ऑफ गोल्ड। एक ऐसा शहर जिसके ऊपर जिसकी हुकूमत होगी वो दुनिया पे राज करेगा, दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति होगा, एक ऐसा शहर है। ये ऐसी माइथोलॉजी थी यहाँ पे, कोलंबिया की माइथोलॉजी जिसको कहा जाता है, कनारी लोगों की माइथोलॉजी थी। और आज भी ऐसा माना जाता है कि कनारी लोग जो है इस कनार क्षेत्र में रहते हैं, और वो जो यहाँ के और लोग हैं उनके साथ मिक्स नहीं हुए, उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन अभी भी अलग है, वो अलग तरीके से रहते हैं, अपनी माइथोलॉजी और अपने बिलीव्स में मानते हैं। तो उस तरह से वो लोग अभी भी रहते हैं। और इनको पहले इनका लोगों ने डिस्प्लेस किया, और उसके बाद यूरोपियंस ने जब यहाँ पे कॉलोनी बना ली तो ऑब्वियसली उनके भी इनके ऊपर प्रभाव पड़ा ही है। उसके बाद लास्ट सिविलाइजेशन है हमारा मोशे सिविलाइजेशन। ये नॉर्थ कोस्ट ऑफ पेरू से में इसका यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पे ये जो है फ्लोरिश किया। 1100 से लेके 800 सी के बीच में सिविलाइजेशन रहा है। और इसमें आपको देखेंगे कि ब्यूरियल्स, कई ब्यूरियल्स दिखेंगे जिसमें आपको दिखेगा कि अलग तरीके से ब्यूरियल सिस्टम उनका हुआ करता था। टेक्नोलॉजिकली काफ़ी ये लोग जो है एडवांस माने जाते थे, अच्छे स्किलफुल आर्टिशियंस थे ये लोग। और मायन सिविलाइजेशंस के साथ भी इनके ट्रेड रूट्स देखने को आपको मिलते हैं। इनकी जो सिरेमिक पोट्री है वो काफ़ी पॉपुलर थी, उनकी जो सिरेमिक पोट्री है वो आज भी आपको देखने को मिलती है, इस तरीके की पोट्री ये करते थे। और यहाँ पे ये लोग यहाँ पे रहे हैं, काफ़ी लंबे समय तक इस क्षेत्र में रहे हैं मोशे के लोग जो है। और ये लोग भी जो है ह्यूमन सेक्रीफाइस करते थे अपने रिलीजियस रिचुअल्स में, और ब्लड ड्रिंकिंग रिचुअल्स भी इनके यहाँ पे होते थे। और कई तरीके की अलग अलग एक्टिविटी होती थी जो कि इनको अलग बनाती थी। लेरू का जो लीमा का जो म्यूजियम है, लारका म्यूजियम, वहाँ पे इनकी जो सेरेमिक पोट्री है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये इस तरीके का सिविलाइजेशन था। अब बात आती है इसके बाद क्या हुआ। अब हर एक सभ्यता को अलग से पढ़ेंगे तो हम आपको बता ही दूंगा कि किस तरह से वो सभ्यता, कैसे उसका डिक्लाइन हुआ। स्पेशली हम 4-5 सभ्यताओं को तो पढ़ेंगे। माया सभ्यता पढ़ चुके हैं, एज़टेक अंपायर पढ़ेंगे, इनका अंपायर पढ़ेंगे, और कुछ और अंपायर्स जो भी हैं जो हमने अभी पढ़े थे जो इम्पोर्टेंट हैं, मिसिसिपियन कल्चर्स को भी पढ़ेंगे, तो उसकी हम बात करेंगे। लेकिन जब यूरोपियंस ने अमेरिका को कॉलोनाइज करना शुरू किया, एज ऑफ डिस्कवरी का जब पीरियड आया 14th सेंचुरी से तकरीबन 15th सेंचुरी में जब दौर चला, और ये जो यूरोप के लोग थे वो अलग अलग समुद्र के रास्ते खोज रहे थे, अपने ट्रेड रूट्स ढूंढ रहे थे। तो उस समय 1492 में सबसे पहले कोलंबस पहुंचा, और उसके बाद ये जो चीज़ है रुकी नहीं, 1800 तक ये लोग आते ही रहे, यूरोपियंस यहाँ पे कॉलोनाइज करते ही रहे। तो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि यूरोप में से यही लोग आए थे, ऐसे तो नॉर्स लोग जो थे, नॉर्स माइथोलॉजी मैंने आपको पढ़ाई है, नॉर्स लोगों के बारे में भी मैंने पहले पढ़ाया है आपको, जो स्कैंडिनेविया से ग्रीनलैंड के रास्ते होते हुए यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अटलांटिक में पहुंच गए थे, और ग्रीनलैंड को उन्होंने कॉलोनाइज कर लिया था कुछ समय के लिए। लेकिन उन्होंने शॉर्ट टर्म सेटलमेंट किए थे, और उसके बाद वो उन्होंने अपनी वापस भी चले गए थे 1000 सी के आसपास। जब आप देखते हैं कि स्वीडन, नॉर्वे का क्रिश्चियनाइजेशन होता है, तब वो लोग वहाँ चले जाते हैं, वही वापस उनका अपने नेटिव क्षेत्र में चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो बड़ी जो कॉलोनाइजेशन हुआ, जब यूरोपियंस अमेरिका के अंदर आए, तो नॉर्थ और साउथ अमेरिका के अंदर इन्होंने बड़े स्तर पे कॉलोनाइजेशन किया। और ये छोटे मोटे लोग नहीं थे, ये बड़े एम्पायर थे जिन्होंने आके नॉर्थ और साउथ अमेरिकी महाद्वीप के ऊपर कब्जा किया। ये ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, स्पेन हो, पुर्तगाल हो, रशिया हो, नीदरलैंड हो, स्वीडन हो, किसी ने पीछा नहीं छोड़ा, सारे के सारे लोग आए
और वो यहाँ की लैंड्स को, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को, ह्यूमन कैपिटल का इस्तेमाल करना चाहते थे। एक्सप्लोर करने के नाम पे वो आके इनको क्लेम करने लग गए और इसकी वजह से यहाँ की जो नेटिव सभ्यताएं थी वो डिस्प्लेस हो गई, उनको डिस्टैब्लिश कर दिया गया, उनको इवन गुलाम तक बनाया गया और कई केसों में तो यहाँ के इंडिजीनियस लोगों का जेनोसाइड तक किया इन यूरोपियंस ने। और उसके बाद वो यहाँ पे उस जमीन को खुद ही क्लेम करने लग गए और यहाँ पे खुद सेटल हो गए। अब देख लीजिए ये कौन कौन से लोग थे। स्पेनिश लोग सबसे पहले आए थे, इन्होंने सबसे बड़े क्षेत्र के ऊपर यहाँ पे रूल किया, इसको अपनी कॉलोनी बनाया। उसके बाद पोर्टुगीज ने इस क्षेत्र के ऊपर रूल किया, फ्रांस ने इस क्षेत्र के ऊपर रूल किया, उसके बाद रशिया ने अलास्का के ऊपर कंट्रोल रखा। ये 13 कॉलोनी थी और ये कनाडा था, इसके ऊपर ब्रिटेन ने अपनी टेरिटरी बना ली। उसके अलावा डच लोगों की भी यहाँ पे छोटी मोटी टेरिटरी थी, ये देखिए आपको दिखेगी छोटी सी टेरिटरी। तो इस तरह से कई लोग जो हैं, कई यूरोपियंस जो हैं ताकतें, उन्होंने आके अमेरिका के नेटिव लोगों का शोषण करा, उनको मारा, उनको यहाँ से डिस्प्लेस करके खुद इस जगह को क्लेम करना शुरू कर दिया और बड़े बड़े यहाँ पे अटैक हुए और बड़े बड़ी लड़ाइयाँ हो गए। अंततः यहाँ पे यूरोपियंस की जीत हुई, उनके पास बेटर वेपन थे, बेटर इक्विप्ड थे वो, और यहाँ की कई पीसफुल सभ्यताओं को उन्होंने खत्म कर दिया। हालांकि 18वीं शताब्दी के बाद 19वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में आप देखते हैं तो धीरे धीरे कई इन अमेरिका के जो देश थे उन्होंने आज़ादी हासिल कर ली। लेकिन अब आज़ादी जो है वो सच्चे मायनों में देखा जाए तो उन लोगों की आज़ादी नहीं थी जो कि नेटिव्स थे यहाँ के पुराने, उनको तो ये यूरोपियंस पहले ही खत्म कर चुके थे। बहुत हद तक वो लोग, कई तो इनके साथ मिक्स हो चुके थे और कई सभ्यताएं जो है वो खत्म हो चुकी थी। अब आज़ादी जो है वो यूरोपियंस की यूरोपियंस से ही थी। यूरोप के जो लोग यहाँ पे साउथ अमेरिका में रह रहे थे, चाहे वो यूएसए हो, उसने ब्रिटेन से यहाँ पे आज़ादी हासिल करी। ब्रिटेन के ही कई सारे लोग अमेरिका में रहते थे, ये लोग यहीं पे सेटल हो गए थे। तो अब आज़ादी जो है वो यूरोपियंस की यूरोपियन से थी, क्योंकि डेमोग्राफी जो है वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। इंडिपेंडेंस भले ही मिल गई लेकिन डेमोग्राफी बदल गई और ये लोग जो है इनके कल्चर खत्म हो गए, इनके बिलीफ खत्म हो गए, इनका जो ओरिजिनलिटी थी उसको एक तरह से इन्होंने खत्म करके इन लोगों को मजबूरन जो है यहाँ के यूरोपियंस के साथ मिक्स होना पड़ा। क्रिश्चियनाइजेशन हो गया इनका, बहुत कुछ बदल गया, डिस्ट्रॉय कर दिया। बहुत बड़े इंडिजिनियस लोगों के ऊपर एक डिस्टोरस इफेक्ट पड़ा इनका अमेरिका के अंदर। और ये लोग जो हैं, कुछ लोगों ने अपनी आइडेंटिटी को बचा के रखा, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो दोनों अमेरिका महाद्वीप के अंदर मिक्स हो गए इन यूरोपियंस के साथ और अब वो उस तरह से रहते हैं। ठीक है, होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। हमने हर एक एम्पायर को, हर एक हिस्से को उनका ब्रीफली जानने की कोशिश करी है। डिटेल में हम आने वाले समय में जानेंगे और अब इसको भी हम डिटेल में जानेंगे कि किस तरह से यूरोपियंस ने अमेरिका का कोलोनाइजेशन किया, स्टेप बाय स्टेप, उसको भी आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, साथ में सक्सेस प्लस एकेडमी की एप्लीकेशन के साथ भी जुड़िएगा, जहां पे आपको इन वीडियोस की पीडीएफ और इनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। साथ ही आप सक्सेस प्लस एकेडमी के प्रीमियम कोर्सेज को भी एक्सेस कर सकते हैं, चैट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप सजेशन देना चाहें, कुछ भी कहें, वो उसका मोस्ट वेलकम है। साथ कमेंट सेक्शन भी आपके लिए ओपन है, वहाँ पे भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। साथ ही अगर आप कोर्सेज को परचेज करते हैं तो आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ पीडीएफ और उनके रिलेटेड टेस्ट भी मुहैया कराए जाएंगे, जिससे आप अपना आकलन कर सकें। और सक्सेस प्लस एकेडमी के बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ भी जुड़िएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।